Hi everyone, this is Mayank Kothari. Today we are going to start a new chapter that is called as capital structure decision. Capital structure decision में capital structure का मतलब क्या होता है, कैसे capital structure हम optimum वाला बना सकते हैं और कैसे कंपनी को उससे benefit हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं. Let's start with the chapter now. Capital structure decision is what we are going to learn from now onwards. एक चीज़ पे ध्यान दो कि नॉर्मली क्या होता है, मान लो कंपनी आपको सेटअप करनी है, तो कंपनी सेटअप करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. लाइक आपको मशीन्स खरीद के लेके आनी पड़ेगी, आपको असेट्स खरीद के लेके आने पड़ेंगे, प्लांट लगेगा, जगह लगेगी, बिल्डिंग लगेगा, व्हीकल्स लगेगी. ये सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है पैसा. अगर एक कंपनी है मान लो, ठीक है, दिस इज कंपनी. इस कंपनी को हो सकता है कि एक्सपांशन करना हो तो पैसा लगेगा, डाइवर्सिफाई करना हो तो पैसा लगेगा, कोई चीज़ें रिप्लेस करना हो तो पैसा लगेगा, ठीक है, या फिर आपको मॉडिफिकेशन करना हो एग्जिस्टिंग बिजनेस को तो पैसा लगेगा. मेरा मतलब ऐसा है कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है मान लो, ठीक है, और आपको उसी बिजनेस को और बढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन. चलो आप अभी टायर्स बेच रहे हो, मान लो ट्रक को जो टायर लगते हैं या फिर कार को जो टायर लगते हैं, इसके बाद में आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, आप टाटा नमक जैसा आप भी नमक की एक कंपनी खोलना चाहते हो, आप मान लो स्टेशनरी का कंपनी खोलना चाहते हो, या आप पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन. मतलब नया बिजनेस चालू करना. ये नए बिजनेस चालू करने के लिए भी आपको पैसा लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन. रिप्लेसमेंट ले लो, एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, कोई मशीन खराब हो गई, कोई प्लांट पूरा एक ये हो गया कि आउटडेटेड हो गया, तो आपको पूरा का पूरा नया प्लांट डालना पड़ेगा, उसके लिए पैसा लगेगा. बिजनेस वही है, एक्सपांशन भी नहीं कर रहे हो, डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो, उसी को रिप्लेस कर रहे हो. सो दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट. और मॉडिफिकेशन यानी कि भैया एग्जिस्टिंग है, आप उसको और मॉडिफाई कर रहे हो चीज़ों को, दैट इज मॉडिफिकेशन. हर काम के लिए आपको यहाँ पे लगेगा पैसा, ठीक है. और इसी को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है. ये जब भी कैपिटल बजटिंग की बात आएगी तो आपको लगेगा पैसा, यानी अब आपको यहाँ पे पता चलेगा फंड्स रिक्वायरमेंट. मतलब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 100 करोड़ रुपए लाना कहाँ से, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास में. देखो, आप ये 100 करोड़ रुपए इक्विटी रेज करके ला सकते हो मार्केट में, आप प्रेफरेंस रेज करके ला सकते हो मार्केट में, आप डिबेंचर रेज करके ला सकते हो, आप बैंक से लोन ले लो. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके. मैं बस आपको कुछ बता रहा हूँ जो मेन और इम्पॉर्टेंट है और जो हम चैप्टर में देखने वाले हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि देखो क्या क्या हो सकता है, ठीक है. मैं एक ऑप्शन लेता हूँ कि 100% मैंने इक्विटी लेके आया, मतलब पूरा 100 करोड़ इक्विटी से ही रेस किया. हो सकता है 100% प्रेफरेंस लाया, हो सकता है 100% डिवेंचर लाया, हो सकता है 100% लोन लेके आए. तो 4 ऑप्शन तो यहीं पे अवेलेबल हो गए आपके. अगला ऑप्शन क्या हो सकता है आपका कि मान लो आपने कॉम्बिनेशन बनाया, 5वां ऑप्शन ले रहा हूँ, इक्विटी और डेट का, सॉरी प्रेफरेंस का. हो सकता है आप कॉम्बिनेशन बनाओ इक्विटी और डेट का, हो सकता है आप कॉम्बिनेशन बनाओ इक्विटी और लोन का. सो दिस इज 6th और 7th ऑप्शन. हो सकता है आप कॉम्बिनेशन बनाओ प्रेफरेंस डेट का या प्रेफरेंस लोन का, या हो सकता है आप कॉम्बिनेशन बनाओ डिबेंचर लोन का. सो ये हो गया मान लो 8, 9, 10.
और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, मैंने तो यहाँ सिर्फ दो लिए। आप इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर में से लेके आओ, चलो मान लो कि आपने लेके आए 50 करोड़ इक्विटी से, 25 करोड़ प्रेफरेंस से, 25 करोड़ डिबेंचर से। ये जो कॉम्बिनेशन है, नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस थिंग, ठीक है। combination of capital from different सोर्सेस यानी जो जो आपके पास में सोर्सेस अवेलेबल थे, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर लोन ऑफ फाइनेंस कराने के ये सारे सोर्सेस अवेलेबल है, इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कॉम्बिनेशन को स्ट्रक्चर बोलते हैं और जो पैसा आप लेके आते हो उसको बोलते हैं कैपिटल। सो बेसिकली स्पीकिंग कैपिटल यानी क्या हो गया, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, लोन एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर क्या हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कैपिटल सोर्सेस। और डिसीजन क्या हो गया, इस तरह से डिसीजन लेना है सो दैट आप क्या बोल सकते हो कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, कंपनी की कॉस्ट कम से कम लगे या रिटर्न सबसे ज़्यादा हो, सो दैट इट मैक्सिमाइजेस अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस बोलो क्योंकि अल्टीमेटली वो होता है, और reduces cost to company. सो दिस इज़ व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। एंटायर चैप्टर में हम यही डिसाइड करने वाले हैं कि पैसा आता कहाँ से, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमको डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट लाने का। आपको जो क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा वो है ये अमाउंट कि आपको कितना पैसा चाहिए, क्योंकि पहले आपको ये देना पड़ेगा तब जाके आप डिसाइड करोगे। उसके बाद में आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, या तो इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर लोन, इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है। अब आपको बोला जाएगा कि बताओ 100% इक्विटी लाया तो चलेगा क्या, प्रेफरेंस डिबेंचर 50-50% लाया तो चलेगा क्या, डिबेंचर लोन 50-50 लाया तो चलेगा क्या, या कोई और कॉम्बिनेशन जिससे कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती है, यानी ईपीएस बढ़ता है। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि भाई हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, हमको वेल्थ मैक्सिमाइज करना है। कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना मतलब कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ एक और बात आती है कि क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेंगे, लाइक फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके, फर्स्ट फैक्टर ये ले लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन पे फर्क डालेंगे। सबसे पहले हो जाती है कॉस्ट टू कंपनी। नॉर्मली देखा जाए तो इंटरेस्ट की कॉस्ट जो डिबेंचर पे आप पे करते हो, दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ आप डिविडेंड देते हो जब इक्विटी को देने की बात आती है, जब डिबेंचर को देने की बात आती है तब इंटरेस्ट देते हो, यहाँ पे भी आप प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो, यहाँ पे भी आप इंटरेस्ट देते हो। नॉर्मली स्पीकिंग इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेट की कॉस्ट। डेट की कॉस्ट कम होती है और इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि इक्विटी पे जो डिविडेंड, इक्विटी हाईली रिस्की होता है। ठीक है, सॉरी, इक्विटी
में इन्वेस्टमेंट करना इज़ रिस्कियर दैन डेट में इन्वेस्टमेंट करना सामने वाले के लिए। तो कंपनी के लिए इक्विटी लेना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना कि डेट एज़ कम्पेयर टू रिस्क। बट अगर कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट टू कंपनी डिविडेंड में ज़्यादा रहती है जबकि डेट में कम रहती है। दूसरी चीज़ आपको जो फैक्टर ध्यान में रखना है वो ऐसा है कि रिस्क टू कंपनी। अब पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि डेट में कॉस्ट कम रहती है इक्विटी में कॉस्ट ज़्यादा रहती है, लेकिन रिस्क अगर देखा जाए ना कंपनी के एंगल से, तो डेट जितना ज़्यादा बढ़ाती जाएगी कंपनी अपने बैलेंस शीट में, उतना कंपनी का रिस्क बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि डेट पे जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो फिक्स है, आपको हर साल पे करना ही पड़ेगा डेट पे इंटरेस्ट। लेकिन इक्विटी पे जो डिविडेंड पे करना होता है वो फिक्स नहीं होता। किसी साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मत पे करो डिविडेंड, ये इक्विटी के केस में। सो इक्विटी पे डिविडेंड पे करना इज़ नॉट कंपलसरी, बट डेट पे इंटरेस्ट पे करना इज़ कंपलसरी। तो जितना ज़्यादा डेट बढ़ाते जाओगे उतना आपका अमाउंट फिक्स होता जाएगा जो हर साल जाना है। सो इस केस में आपका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। और एक केस देखो जो आप ध्यान में रखोगे, कंट्रोल ऑफ कंपनी। इस केस में कंपनी को प्रॉफिटेबल क्या होता है कि कंपनी चाहेगी कि मेरे के पास में डेट रहे तो चलेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इक्विटी इशू करेगी कंपनी उतना कंपनी के मैनेजमेंट का कंट्रोल कम होता जाएगा, क्योंकि ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र होती है। इक्विटी में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, जितना ज़्यादा इक्विटी कंपनी में लाते जाओगे उतनी ओनरशिप लोगों में बढ़ती जाएगी। लेकिन डेट के केस में ओनरशिप आप ही के पास रहती है, कंपनी के पास ही रहती है, सिर्फ डेट में लाइबिलिटी बढ़ जाती है। सो ऐसे केस में मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल टू द कंपनी के केस में मैनेजमेंट चाहेगी कि मेरे पास इक्विटी कम से कम हो, डेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि मेरा कंट्रोल लूज ना हो। फोर्थ आइटम मैं बोल सकता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी अगर डिसाइड करनी है तो देखो कैसा होता है ना, मान लो आपने डिबेंचर इशू किए हैं 10% के, ठीक है। एक साइड में आपने डिबेंचर इशू किए 10% के, यानी हर साल आप उस पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, 10% का। लेकिन आपने दूसरे साइड में इक्विटी इशू किया। अब 3-4 साल बाद मार्केट में मान लो रेट्स गिर गए या और मार्केट में रेट हो गए 7%, तो कंपनी क्या करेगी पता है? जो अभी के डिबेंचर्स है उसको रिडीम कर देगी। कंपनी डिबेंचर ऐसी इशू करती है कि भाई हमको लगा तो हम रिडीम कर देंगे, क्यों मैं 10% पे करूं जब मार्केट में 7% पे मैं डिबेंचर इशू कर सकता हूं। तो कंपनी ने जो 10% वाले डिबेंचर इशू किए थे वो वापस लौटा देगी लोगों में, और नए डिबेंचर इशू करेगी 7% पे, क्योंकि अब रेट 7% चल रहा। तो आगे से कंपनी को सिर्फ 7% की कॉस्ट लगेगी। सो कंपनी के पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिबेंचर के केस में कि भाई लगा तो मैं डिबेंचर पुराना वाला ख़त्म करके नया सस्ता वाला डिबेंचर इशू कर सकता हूँ। लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता, इक्विटी कभी रिडीम नहीं होता, आपको तो डिविडेंड देते ही जाना है। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। इक्विटी के केस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। डिबेंचर के केस में डिबेंचर पुराना वाला ख़त्म करके नया इशू कर सकते हो। इक्विटी पुराना ख़त्म करना यानी कंपनी ख़त्म हो जाती, ओनरशिप ख़त्म हो जाती। सो दीज आर द फैक्टर्स। 4 फैक्टर, ये फैक्टर्स की कोई लिमिट नहीं है, आप और भी फैक्टर्स ऐड कर सकते हो जिसमें आपको जो भी प्रेफरेबल होता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिविडेंड एंड ऑल दैट। तो अकॉर्डिंगली दीज आर द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड while deciding what should be the capital structure decision। इसके अंदर में पार्ट क्या क्या आने वाले हैं, क्या क्या थेरीज आने वाली है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। दिस वाज द बेसिक लेक्चर ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की कैपिटल स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए, ठीक है, क्या क्या सोर्सेज है आपके पास में, क्या क्या फैक्टर्स हमने कंसिडर करना चाहिए, ये कैपिटल पे कॉस्ट क्या लगती है, इतने सारे फैक्टर्स नोट डाउन कर लो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक्स के साथ में। बाय बाय।